मैडम आपने यू आर नॉट अलाउड इन दिस लेक्चर, गलती से आपके ग्रुप में इसका लिंक चला गया है। ये 4th सेमेस्टर वालों का आज का ये लेक्चर है, 6 वालों के लिए नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपका आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। मैडम आमना मुनीर, आप अगर मेरी आवाज़ सुन सकती हैं तो शायद आप 6 सेमेस्टर से हैं। मैंने गलती से लिंक पहले 6 सेमेस्टर वालों के ग्रुप में शेयर किया था। अगर आपका 6 सेमेस्टर है तो ये आपका लेक्चर नहीं है, आप काइंडली ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप 4th सेमेस्टर की हैं, विक्टोरियन नॉवेल आपका है, तो आप जारी रख सकते हैं। उसके बाद मैडम आयशा शहबाज और कायनात, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? इसमें साउंड क्लियर? स्टूडेंट्स, क्या आप में से मुझे कोई सुन सकता है? पहले अपना माइक ऑन कीजिए एंड डू रिस्पॉन्ड मी। जी सर, क्लियर है। जी वेरी गुड, शाबाश। तो हम सिर्फ 2 मिनट इंतजार करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स के आने का उनके मैसेज कीजिए और फिर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। दूसरी बात, आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए अभी अभी मुझे मैम की तरफ से मैसेज आया कि सर आपकी क्लास में अटेंडेंस बहुत कम है। काइंडली बाकियों को ये इंफॉर्मेशन दें, उनको बताएं कि सर को कहा जा रहा है कि सर आपके लेक्चर में अटेंडेंस बहुत कम है, तो तमाम स्टूडेंट्स काइंडली अपने इस लेक्चर को अटेंड किया कीजिए। सर जी, हमारी क्लास में बच्चे ही कम है, जितने बच्चे होंगे उतने ही आएंगे ना। आपकी क्लास में बच्चे कम है? मैं भूल जाता हूँ। चलो ठीक है, ओके। ठीक है, जब आज का हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन देख सकते हैं, तो मेरे सामने नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड। पहले थोड़ा सा गुज़िश्ता मामला आपको याद दिलाता चलूं। हमने इससे पहले विक्टोरियन नॉवेल को शुरू किया था। हमारा सब्जेक्ट है विक्टोरियन नॉवेल। पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि विक्टोरियन एज क्या थी। एक तवील दौर था, मलिका विक्टोरिया का इक़्तिदार का ज़माना था। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा कि विक्टोरियन नॉवेल की क्या खूबियाँ थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। वहाँ हमने पढ़ा मुख्तसर कि विक्टोरियन नॉवेल रियलिस्टिक नॉवेल था। विक्टोरियन नॉवेल लिखने वाले अपने इर्द गिर्द के हालात को ऑब्जर्व करके अपने मुआशरे की करप्शन को रियलिस्टिकली पेश कर रहे थे, हकीकी मानों में पेश कर रहे थे। इन सारी बातों को पढ़ लेने के बाद, विक्टोरियन नॉवेल का बैकग्राउंड वगैरह पढ़ लेने के बाद, राइटर से मुतल्लिक, हाँ हमने राइटर से मुतल्लिक भी पढ़ा था। आज हम डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल को डिस्कस करेंगे। ये हमारे इस सेमेस्टर में पहला नॉवेल है। डेविड कॉपरफील्ड ना सिर्फ नॉवेल का नाम है बल्कि नॉवेल के हीरो का भी नाम है। तो ये नॉवेल क्या है, सबसे पहले मैं इसके कैरेक्टर्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी दिलचस्पी हो इसमें। डेविड कॉपरफील्ड इज द हीरो। ये इस नॉवेल का हीरो है। कहानी जब शुरू होती है तो इस तरह से है कि डेविड कॉपरफील्ड की पैदाइश से 6 माह पहले इसके वालिद की वफात हो गई थी। जब ये बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो एक यतीम बच्चा था।
इब्तदाई दिनों में इसकी परवरिश की इसकी वालदा ने और इनके घर की एक मुलाजमा ने। ये दोनों औरतें इसके साथ बड़ी शफकत से पेश आती थी। इसका इब्तदाई बचपन बड़ा अच्छा गुजरा। उसके बाद डेविड कॉपरफील्ड की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। वो जो दूसरा शख्स था, इसका सौतेला बाप, वो बड़ा जालिम था। उसने शादी की, अपने साथ अपनी बहन को भी ले आया और इन दोनों ने मिलकर डेविड कॉपरफील्ड के घर पर कब्जा कर लिया। डेविड कॉपरफील्ड की वालदा जरा नरम मिजाज की थी, दब जाने वाली, जरा डरने वाली खातून थी। उन्होंने इस पर गलबा पा लिया, घर के सारे हालात संभाल लिए। यहाँ तक कि 7 या 8 साल की उम्र में इस बच्चे डेविड कॉपरफील्ड को उसकी माँ से जुदा करके पढ़ाई के बहाने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। ये बच्चा अपने घर से दूर था, रिहाइश से दूर था, अपनी माँ से दूर एक जगह पर पढ़ रहा था। उसके बाद किसी बीमारी की बिना पर इसकी वालदा भी वफात पा गई और ये बच्चा 10 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले अपनी माँ और बाप की शफकत से, उनके साये से महरूम हो चुका था। फिर इसके बाप ने इसके लिए पैसे भेजना बंद कर दिए। इसकी तालीम भी मुनक़ता हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। इसको किसी फैक्ट्री में काम के लिए भेज दिया गया। छोटी उम्र का बच्चा किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। ये चीज चाइल्ड लेबर की तरफ इशारा है, जो कि विक्टोरियन एज में एक मेनस, एक बुराई थी उस मुआशरे की। ओके, अब आगे क्या होता है वो इंशाल्लाह हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। डेविड कॉपरफील्ड के बाद क्लारा पेगोटे, हाउसकीपर। लफ्ज पेगोटे बार बार हमारे सामने नॉवेल में आएगा, पूरा लफ्ज क्लारा पेगोटे नहीं होगा। ये इसकी हाउसकीपर थी, इनके घर की मुलाजमा थी, गरीब खातून थी लेकिन बड़ी शफकत भरी। और इसने न सिर्फ बचपन में डेविड कॉपरफील्ड के साथ अच्छा सलूक किया, बल्कि बाद वाली उम्र में भी जब इसका सामना होता है पिगोटे से, तो इसके साथ शफकत से ही पेश आती है। एडवर्ड मर्डस्टोन, स्टेप फादर ऑफ डेविड। एडवर्ड मर्डस्टोन इस शख्स का, डेविड कॉपरफील्ड का सौतेला बाप था, जिसने इस बच्चे के साथ बड़ा जुल्म किया था, बड़ी नाइंसाफी की थी। उसके घर पर भी कब्जा कर लिया, उसके मरहूम बाप की जायदाद पर भी कब्जा कर लिया और इसे घर से दूर भेज दिया। उसके बाद स्कूल की फीस अदा करने से भी इनकार कर दिया और बहुत कुछ। उसके बाद बेट्से ट्रॉटवुड, ग्रैंड ऑन्ट। मिस बेट्से हमारे सामने एक कैरेक्टर आएगा। ये डेविड कॉपरफील्ड की एक खाला थी। बज़ाहिर देखने में, शक्ल सूरत में बड़ी खौफनाक खातून लगती थी, मर्दनुमा शख्सियत थी इसकी, भारी भरकम वजूद, लेकिन बड़ी नरम मिजाज थी। और इसने डेविड कॉपरफील्ड की परवरिश की। जब ये शख्स स्कूल से निकाल दिया गया, जब इस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि इसके सौतेले बाप ने फीस देना छोड़ दी थी, फिर ये फैक्ट्री में काम करने लगा। वहां इसके साथ बड़ा जुल्म ज्यादती हुई, फैक्ट्री से भी भाग निकला, कहीं किसी तरह से गिरता पड़ता फाके करता हुआ ये अपनी ग्रेट ऑन्ट के पास पहुंचा। उसने ना सिर्फ इसको अपने घर में पनाह दी, इसकी परवरिश की जिम्मेदारी ली, इसको तालीम भी दिलवाई। शी वॉज अ काइंड लेडी। तो डेविड कॉपरफील्ड के किरदार के बनाने में इस खातून का बड़ा अहम किरदार था। उसके बाद मिस्टर विकफील्ड है जी, मैनेजर ऑफ बेट्से ट्रॉटवुड। विकफील्ड जो कि इसकी खाला बेट्से का मैनेजर था, उसके कारोबार की देखभाल किया करता था। इसका एक अहम किरदार है, वो क्या है कि एजियंस, डॉटर ऑफ मिस्टर विकफील्ड, सेकंड वाइफ। एजियंस मिस्टर विकफील्ड की बेटी थी और ये डेविड कॉपरफील्ड की सेकंड वाइफ बनती है। डेविड कॉपरफील्ड इस नॉवेल में बताया जाता है कि उसने 2 शादियां की थी। पहली बेगम के साथ उसका निभा ना हो सका, बमुश्किल 2 साल ये शादी चली। तो उसके बाद वो खातून फौत हो गई थी। वो कौन थी? वो है डोरा, फर्स्ट वाइफ ऑफ डेविड। डोरा से कहीं शहर में इसका सामना हुआ था। ये लड़की इंतहाई खूबसूरत थी, बमुश्किल 14-16 साल की उसकी उम्र थी। डेविड इसके जाहिरी हुस्न को देखकर इस पर मर मिटा था। उसने इससे शादी करने में बड़ी जल्दी की और एक बच्चे की पैदाइश भी हो गई। इब्तदाई दिन बड़े अच्छे गुजरे। उसके हुस्न की बिना पर ये उसके साथ बड़े अच्छा सलूक करता था, बड़ा शफीक था उसके साथ।
लेकिन ये लड़की डोरा शादीशुदा जिंदगी को संभाल ना सकी, समझ ही ना सकी। वो अपनी बचपन वाले अंदाज में थी, खेल कूद करना, शरारतें करना, किसी घर के काम पे तवज्जो ना देना, किचन पे तवज्जो ना देना। यहाँ तक कि जब शी वॉज प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट थी तो अपने होने वाले बच्चे पर भी प्रॉपर तवज्जो ना दे पाई, जिसकी बिना पर बच्चे की वफात हो गई। और ये खुद भी कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में, पेचीदगियों में मुब्तला हो गई उस बच्चे की वफात की बिना पर। और विद इन 2 to 3 years इनकी ये शादी खत्म होगी क्योंकि डोरा फौत हो गई थी। इसकी वफात का बड़ा सदमा लिया था डेविड कॉपरफील्ड ने। फिर सेकंड मैरिज किस तरह से होती है कि मिस्टर विकफील्ड के साथ इसके ताल्लुकात थे अपनी आंट बेट्से की बिना पर। इसकी बेटी एजिंस डेविड कॉपरफील्ड को पसंद करती थी और ये बड़ी आला खातून थी, बिल्कुल खामोश। डेविड कॉपरफील्ड का पहला अफेयर, उसकी डोरा के साथ शादी, इसने बर्दाश्त की, खामोश रही, होंठ सी लिए, गिला नहीं किया। अक्सर डेविड कॉपरफील्ड जब अपनी मुश्किलात का जिक्र करता था या बाकी मामला का जिक्र करता था तो उसको दिलासा ही देती थी। अगर वो किसी और औरत का भी जिक्र करता है जिनके सामने तो वो रिएक्शन नहीं करती थी, गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन दिल ही दिल में वो इससे मोहब्बत बड़ी करती थी। जब दौरा के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए, इसने शहर छोड़ दिया, सदमे से दूर चला गया, फिर ये राइटर बन गया, लिखने लगा, इसकी राइटिंग्स बड़ी पॉपुलर हुई, दौलतमंद हुआ। फिर इसको ख्याल आया कि यार एक लड़की थी जो मुझसे वाकई मोहब्बत करती थी और वो एजेंस थी। फिर वो वापस आता है, एजेंस को तलाश करता है और उससे शादी करता है और बाकी की जिंदगी उसके साथ पुरसकून गुजारता है। ये थी जिसके कैरेक्टर्स जिनके साथ हमारा सामना होगा। अभी मजीद 3 से 4 कैरेक्टर्स हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि फिर कंफ्यूजिंग हो जाती है सिचुएशन। पर ये मेन कैरेक्टर्स है जिनके साथ हमारा सामना होना है। इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। डेविड कॉपरफील्ड इज अ नॉवेल बाय इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकेंस, पब्लिश्ड सीरियल इन 1849 एंड 50s। अच्छा, जिसको सीरियल नॉवेल कहा गया है, हमने अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि विक्टोरियन एज में नॉवेल्स किस्त किस्त लिखे जाते थे। अखबार में, किसी रिसाले में हफ्तावार किस्त शाया होती थी। एपिसोड्स, जैसे हमारे टीवी ड्रामास के एपिसोड्स होते हैं, हमारे एपिसोड्स हफ्ते में 4-5 दिखाए जाते हैं, तब महीने बाद एक या 15 दिन बाद या हफ्ते बाद एक एपिसोड नॉवेल की आया करती थी। वो अखबार में पब्लिश होती थी, वो किसी रिसाले में पब्लिश होती थी और फिर सारी एपिसोड्स को मिलाकर नॉवेल को एक किताब की सूरत में पब्लिश करवा दिया जाता था। किताब की सूरत में नॉवेल मार्केट में आ जाता था। तो 1849-50s के जमाने में ये नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड लिखा जा रहा था और चैप्टर वाइज या एपिसोड वाइज ये लोगों के सामने आ रहा था। एंड इन बुक फॉर्म इन 1850 में बाकायदा किताब की सूरत में इसको पब्लिश कर दिया गया। ये किताब डेविड कॉपरफील्ड मार्केट में आ गई थी। इन डेट्स को आपने याद रखना है क्योंकि आपको मालूम है कि मैं इसी तरह के सवाल दिया करता हूं। It is the personal history of David Copperfield, the hero of the novel. David Copperfield has always been among Dickens' most popular novels and was his own favorite child. मुझे अब 2 बातें, एक ये कि जो कहानी है नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड की, वो इसके हीरो डेविड कॉपरफील्ड की अपनी जिंदगी की कहानी है। दूसरी चीज, ये नॉवेल चार्ल्स डिकिंस के मशहूर तरीन नॉवेल्स में से एक था। 2 बातें होगी। तीसरी चीज, ये जो डेविड कॉपरफील्ड है ये नॉवेलिस्ट का फेवरेट चाइल्ड है। उसकी वजह क्या है कि डेविड कॉपरफील्ड की कहानी में हमें चार्ल्स डिकिंस की अपनी कहानी नजर आती है, उसकी जिंदगी की झलक नजर आती है हमें। द वर्क इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। जी हाँ, ये जो मैं पहले ही बात कह चुका हूं कि नॉवेलिस्ट की अपनी जिंदगी की झलक नजर आती है, लिहाजा अगला लफ्ज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ये जो नॉवेल है ये नॉवेल लिखने वाले की जिंदगी के हालात हैं, उसकी सवानह उम्री है किसी हद तक। एंड ऑल्दो द टाइटल character differs from his creator in many ways, David related his own early personal experiences in this novel. कुछ बातें मुख्तलिफ भी हैं डेविड कॉपरफील्ड में और चार्ल्स डिकिंस में। चार्ल्स डिकिंस जो कि इस नॉवेल का लिखने वाला है, उसकी अपनी जिंदगी के हालात और उसके किरदार, डेविड कॉपरफील्ड के किरदार 100% एक जैसे नहीं है, कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ मिलता जुलता है। His work in a factory, his schooling and reading, and above all his
emergence from parliamentary reporting into successful novel writing. ये चीजें हैं जो कि इन दोनों में मुश्तरक हैं। पहली चीज his work in factory, चूंकि डेविड कॉपरफील्ड गरीब था, उसकी जो दौलत जायदाद पर उसके सौतेले बाप ने कब्जा कर लिया था, लिहाजा उसको फैक्ट्री में काम करना पड़ा। उसकी स्कूलिंग और चार्ल्स डिकिंस की अपनी तालीम मिलती जुलती है। एंड रीडिंग, above all his emergence from parliamentary reporting into successful novel writer। ये शख्स डेविड कॉपरफील्ड एक रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहा था, पार्लियामेंट की खबरें अखबार में पेश किया करता था। उसके बाद उसने नॉवेल लिखना शुरू किया, नॉवेल इसके बड़े हिट हुए, वो अमीर बन गया इस नॉवेल में, कहानी में। इसी तरह से चार्ल्स डिकिंस भी एक रिपोर्टर था, लेकिन क्रिटिक्स लिखते हैं कि उसने थोड़ी देर के लिए रिपोर्टिंग की थी, वो एक परमानेंट रिपोर्टर नहीं था। तो उसके बाद उसने नॉवेल लिखना शुरू किया, वो बड़ा पॉपुलर हो गया। ये एक ओवरव्यू था, स्केच था नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड को। उसके बाद आपको इसके कैरेक्टर्स समझाए हैं। अब हम इसकी समरी को पढ़ेंगे, लेकिन समरी को पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जनाब आपकी पिछले लेक्चर की अटेंडेंस भी मेरे पास नहीं पहुंची है। मैंने आपसे कहा था इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मिल गया है जी। शेक्सपियरियन स्टडीज की अटेंडेंस मेरे पास पहुंच गई, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग इस मौजूदा लेक्चर का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स कितने रह गए हैं, 5 स्टूडेंट्स रह गए हैं। और अगर इस वक्त लेक्चर में मिस किरण मौजूद है तो 4 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रह जाएगी, ठीक है। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। समरी की तरफ आते हैं जी। The story is told in the first person by a middle-aged David Copperfield who is looking back on his life। तो जब कहानी शुरू होती है, डेविड कॉपरफील्ड बड़ी उम्र का एक शख्स है, मिडिल एजेड कहा गया है। उसका बचपन गुजर गया, जवानी भी गुजर गई, अब बुढ़ापा आने वाला है। डेविड इज बोर्न इन Blunderstocks 6 months after the death of his father, and he is raised by his mother and her devoted housekeeper Clara Pigotti। इसका हम जिक्र पढ़ चुके हैं। David's mother marries the cruel and controlling Mr. Edward Murdstone। इसका भी मैंने जिक्र कर दिया हुआ है। Eventually, Murdstone's sister also moves in and assumes the management of the house। जो मिस्टर मर्डस्टोन की बहन थी, इसका नाम कहीं आएगा आगे, ये बड़ी करप्ट थी। अब इस पहले पैराग्राफ में हमें क्या पता चलता है कि जब ये नॉवेल शुरू होता है तो डेविड कॉपरफील्ड एक मिडिल एजेड बंदा है, बड़ी उम्र का शख्स है, और वो अपनी जुबानी अपनी कहानी बयान करता है, बताता है कि जब उसकी पैदाइश होना थी तो उसकी पैदाइश से 6 माह पहले उसके वालिद की वफात हो गई थी। उसकी माँ ने और उसके घर की मुलाजमा पिगोटी ने उनकी बड़ी अच्छी परवरिश की। फिर इसकी वालदा ने एक शख्स से शादी कर ली जिसका नाम एडवर्ड मर्डस्टोन था। जो बंदा एडवर्ड मर्डस्टोन था, ये बड़ा ही जालिम शख्स था। पहले ये घर में आता है, उसके बाद अपनी बहन को ले आता है, मिस मर्डस्टोन उसको कहा गया है नॉवेल में। ये जो मिस मर्डस्टोन थी, ये ना सिर्फ बड़ी चालाक थी बल्कि बड़ी मक्कार थी। उसने देखा कि डेविड कॉपरफील्ड एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ वैसे बड़ी नरम मिजाज और दब जाने वाली खातून है, तो इसने आते ही घर का सारा निजाम संभाल लिया। इसकी माँ को भी गुस्से से धमकियों से दबा लिया और घर की मालकिन बन बैठी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ऑन अ डे मिस्टर Murdstone takes David to his bedroom to beat him and David bites his hand. After that, the 8-year-old David is sent to a boarding school। जनाब, तो 8 साल उम्र थी इस बच्चे की, डेविड कॉपरफील्ड की, और चूंकि इसका सौतेला बाप इससे बड़ी नफरत रखता था, इसको किसी तरह से घर से भगाना चाहता था, तो एक दिन किसी वजह से इसकी पिटाई करने के लिए इसको घसीट कर अपने बेडरूम में ले गया। इससे पहले कि इसकी पिटाई करता, डेविड कॉपरफील्ड ने इसके हाथ पर काट लिया, जोर से काट लिया और दरवाजा खोल के भाग गया। अब इसको एक बहाना मिल गया। इसने डेविड कॉपरफील्ड को इसकी माँ से जुदा करके, घर से दूर करके एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया कि जनाब ये बच्चा पढ़ने के लिए उधर जाएगा। There David becomes friends with Tommy Traddles and with James Steerforth। ये इसके 2 दोस्त थे जो कि स्कूल में इसके दोस्त थे, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, टॉमी ट्रेडल्स एंड जेम्स स्टीरफोर्थ। लेकिन बहुत अहम कैरेक्टर्स नहीं है नॉवेल में, सिर्फ 2 से 3 जगह पर इनका जिक्र आता है।
डेविड कॉपरफील्ड की जिंदगी के इब्तदाई दिनों में जब ये स्कूल में था तो उसके लिए तसल्ली और ढारस का सबब हुआ करते थे, उनके साथ खेल कूद कर दिल बहला लेता था, क्योंकि आफ्टर ऑल 8 से 10 साल का बच्चा था वो। ड्यूरिंग डेविड्स सेकंड semester at the school, his mother dies shortly after giving birth to a son who also perishes. David at the age of 10 is sent to work in London. जी, इसकी जिंदगी का दूसरा और तीसरा हादसा। पहला हादसा क्या था, इसको माँ से जुदा कर दिया गया, बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। दूसरा क्या हुआ कि अभी स्कूल में इसका सेकंड सेमेस्टर था, ये हार्डली 6 माह भी इसने पढ़ा होगा या 1 साल पढ़ा होगा कि इसकी वालदा की वफात हो गई ड्यूरिंग अ चाइल्ड बर्थ। बच्चा भी फौत हो गया, माँ भी फौत हो गई। इसका नुकसान डेविड को हुआ, और जैसे ही इसकी वालदा फौत हुई, उसके सौतेले बाप मिस्टर मर्डीस्टोन ने इसके स्कूल के अखराजात बंद कर दिए, रोक दिए, बल्कि इस 10 साल के बच्चे को लंदन भेज दिया। वहां मर्डीस्टोन के कोई रिलेटिव्स रहते थे, उनसे कहा कि इसको किसी ग्लास फैक्ट्री में, किसी शीशे के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजमत दिलवा दो। 10 साल का बच्चा क्या मेहनत करेगा, क्या मजदूरी करेगा, उसके तो खेल कूद करने के दिन होते हैं, माँ बाप से जिद करना, अपने नखरे दिखाना, लेकिन इसको काम पर भेज दिया गया। He lodged at the house of Mr. and Mrs. Micawber, a generous couple who are constantly facing financial disaster. अब जहां इसको रिहाइश मिली, जहां ये रह रहा था, वो एक शादीशुदा जोड़ा था, मिस्टर एंड मिसेस मिकॉबर। इनसे मुतल्लिक अगली 2 लाइंस में है, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। ये दोनों मियाँ बीवी बड़े माइल्ड थे, बड़े जेनरस, सखी थे। उन्होंने इस बच्चे के साथ शफकत की। जब उन्हें पता चला कि ना इसकी माँ है ना इसका बाप है, तो उसके साथ अच्छा सलूक करते थे, प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। हाँ, लेकिन वो कर्ज में मुब्तला थे बड़े गरीब। यहाँ तक कि मिस्टर मिकॉबर को कैद में डाल दिया गया, उसको सजा सुना दी गई, क्योंकि वो अपने कर्ज अदा नहीं कर पा रहा था। और उससे भी बुरी चीज ये कि कर्ज के साथ उस पर सूद भी चला जा रहा था। अब जब वो खुद जेल में चले गए तो ये बच्चा कहाँ रहता, उनके घर से भी इसको निकलना पड़ा। इसके बाद ये अपनी खाला के पास पहुंचता है। अच्छा जी, तो मिस्टर मिकाबिर इज सेंट टू डेटर्स प्रिजन, आफ्टर विच डेविड रन्स अवे टू डॉविड एक इलाके का नाम है, टू फाइंड हिज ग्रेट ऑन्ट मिस बेट्से ट्रॉटवुड एंड शी टेक्स हिम इन। जब ये सहारा खत्म हो जाता, मिस्टर एंड मिसेस मिकाबिर के घर की छत इससे छिन जाती है, जब उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो ये वहां से रवाना होता है, भाग निकलता है और गिरते पड़ते धक्के खाते डॉविड के इलाके में अपनी खाला के घर पहुंचता है, मिस बेट्से के घर, जो कि ना सिर्फ इसको कबूल करती है, अपने घर में रिहाइश देती है, बल्कि इसकी तालीम का भी इंतजाम करती है, जो कि एक खर्च वाली बात थी, खर्चा करने वाली बात थी। मिस बेट्से अरेंजेस फॉर डेविड टू गो टू अ स्कूल एट कैंटरबरी एंड टू स्टे विद हर हस्बैंड मैनेजर मिस्टर विकफील्ड। ओके, ये इस खातून के मैनेजर मिस्टर विकफील्ड के साथ रहता है एंड हिज डॉटर एजेंट्स के साथ। तो यूं इसका सामना हुआ एजेंट्स लड़की से कब, जबकि इसकी उम्र 10 से 11 साल होगी। यानी एजेंट्स की तरफ से ये मोहब्बत बचपन की मोहब्बत थी। जब डेविड कॉपरफील्ड और एजेंट्स की उम्र 10 या 11 साल है, तब इन दोनों का सामना हुआ। आफ्टर डेविड completed his schooling, he goes to visit Pigote. अपने घर की मुलाजमत पिगोटे से मिलने जाता है। On the way to Yarmouth, David encounters Steerforth and together they visit Pigote. अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी वाली बात है कि तालीम मुकम्मल कर ली, चंद साल गुजर चुके हैं, अब ये लड़का बड़ा हो चुका है, जाहिर स्कूल की तालीम खत्म हो चुकी है। हम फर्ज कर लेते हैं कि 16-18 साल का होगा। अब इसके जहन में ख्याल आता है कि इसे अपने प्यारों से मिलना चाहिए, अपने शहर, अपने कस्बे की तरफ वापस जाता है पिगोडे से मिलने के लिए। रास्ते में इसका स्कूल का दोस्त यरमोथ उससे मिलता है, ये दोनों मिलकर पिगोटे के घर पर जाते हैं। विजिट पिगोटे एंड मिस्टर पिगोटे। एमिलीज
engagement to Ham is announced, but she appears interested in Steerforth. ओके सॉरी, इनकाउंटर स्टीरफोर्थ, एक लफ्ज में गलत पढ़ गया, मैं जरा इसकी वजाहत कर दूं कि जब ये पिगोडे से मिलने जाता है ऑन द वे टू यरमुथ, यरमुथ कस्बे का नाम है जिधर इसने जाना था, उस तरफ जाते जाते रास्ते में इसका पुराना दोस्त स्टीरफोर्थ इससे नजर आता है, जो कि मैंने हाईलाइट किया है। अब ये दोनों दोस्त चले जा रहे हैं मिस्टर एंड मिसिस पिगोडे से मिलने के लिए। उनकी एक बेटी है, इमिली उसका नाम है, उसकी एंगेजमेंट एक शख्स हैम से हो चुकी है। लेकिन क्या है कि ये चूंकि गरीब माँ बाप की बेटी है, जरा बेवकूफ थी जहनी तौर पर, इसका ख्याल था कि उसकी शादी किसी अमीर शख्स से होनी चाहिए जिसके पास बड़ा पैसा हो और उसको बड़ी शान शौकत मिले। हैम के पास ऐसा कुछ नहीं था। जब इसका सामना स्टीरफोर्थ से हो गया, स्टीरफोर्थ जो कि डेविड कॉपरफील्ड के साथ आया था, she was interested, she showed interest in स्टीरफोर्थ। अब इस लड़की ने स्टीरफोर्थ में इंटरेस्ट जाहिर किया आफ्टर इस ग्रेजुएशन, और ये उसके साथ भाग निकलती है। इसका जिक्र आगे चलकर आएगा। अब सवाल ही पैदा होता है, आप लोग ये पूछते हो कि जनाब कहानी चली थी डेविड कॉपरफील्ड की, डेविड कॉपरफील्ड की कहानी में हमें स्टीरफोर्थ और इमिली से सामना करवाने की क्या जरूरत थी? उसकी ये वजह है कि इमिली का कैरेक्टर हमें एजेंट्स के कैरेक्टर को समझने में मदद देता है। इमली एक दुनियादार सी लड़की थी जो कि दौलत की खातिर माँ बाप को घर को छोड़ जाती है। इसके बरक्स एजेंट्स ने बड़े सब्र के साथ दिल की गहराइयों से डेविड से मोहब्बत रखी, मोहब्बत की, और डेविड फिर खुद चलकर उसके पास आता है। कुछ सालों के बाद आता है, एक शादी करके कुछ साल गुजार के खुद ही चल के उसके पास आता है। क्योंकि उसकी मोहब्बत सच्ची थी और उसमें सब्र था, लिहाजा रब ने उसकी मोहब्बत उसकी झोली में खुद डाल दी। ये दोनों कैरेक्टर्स का कंट्रास्ट है जो कि हमें इमिली के हिसाब से समझ में आता है, और ये सवाल भी है। लो जी आगे चलते हैं कहानी में। मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, आपका मुझे पता नहीं। आफ्टर हिज ग्रेजुएशन डेविड बिगिंस एन अप्रेंटिस इन लंदन। ये कहीं शागिर्दी करने लगा। ही मेंटेन्स हिज फ्रेंडशिप विद स्टीरफोर्थ, स्टीरफोर्थ के साथ इसकी दोस्ती भी जारी थी। वन डे स्पिनलो हिज बॉस इनवाइट्स डेविड टू हिज होम। लो जनाब, स्पिनलो का जिक्र आता है। मैंने जैसे कि कहा था कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका जिक्र मैं ऊपर लिस्ट में नहीं कर रहा क्योंकि मामलात उलझ जाएंगे, आपको बातों की समझ नहीं आएगी। स्पिनलो को मैंने स्किप किया था, इस तरह से स्टीरफोर्थ को मैंने जिक्र नहीं किया था। तो जब ये लड़का डेविड कॉपरफील्ड लंदन में अप्रेंटिसशिप कर रहा है, यानी शागिर्दी कर रहा है को काम सीखने के लिए, तो अपने पुराने दोस्त स्टीरफोर्थ के साथ इसके ताल्लुकात कायम थे। इसका नाम, इसके बॉस का नाम स्पिनलो था। एक दिन स्पिनलो ने डेविड को अपने घर पर बुलाया किसी काम से, एंड डेविड becomes infatuated with Spinlow's childlike daughter Dora। वहां इसका सामना हुआ इसकी बेटी डोरा से। डोरा जो कि छोटी उम्र की थी, हार्डली 14 से 18 साल के दरमियान इसकी उम्र होगी। डेविड उस पर मर मिटा, पहले ही नजर में मर मिटा, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत थी। अच्छा जी, इमिली रन्स अवे विद स्टीरफोर्थ। लो जनाब, अब आप गौर कीजिए कि एक तरफ इमिली का जिक्र आ रहा है जो कि दुनियादार लड़की है, वो स्टीरफोर्थ के साथ भाग निकलती है। मिस्टर पिगोटे वॉज टू फाइंड हर। मिस्टर पिगोटे कसम खाता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ निकालेगा क्योंकि उसने बाप को धोखा दिया है। डेविड रिटर्न्स टू लंदन। इस दौरान में डेविड कॉपरफील्ड वापस लंदन आता है, बिकम्स इंगेज टू डोरा। डोरा से एंगेजमेंट हो जाती है उसकी। मिस बेट से unexpectedly arrives with the news that she has been financially ruined as a result of Uriah Heep's partnership। अच्छा जी, यूराह हीप एक और अहम किरदार है, इसका शायद मैंने ऊपर जिक्र किया होगा, देख लेते हैं।
नहीं जी, यूरा हीप विलन है जिस नॉवेल का, इससे मुतालिक हम बता देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कहानी में बड़ी कश्मकश चल रही है। इससे पहले कि आप कुछ कंफ्यूज हो, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हम इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है कि जब डेविड कॉपरफील्ड ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, वो लंदन आ जाता है। लंदन में उसने मुलाजमत शुरू कर दी। उसका एक दोस्त स्टिरफोर्थ उसके साथ है, और दूसरी तरफ एक नया कैरेक्टर इमिली हमारे सामने आई है, जो कि डेविड कॉपरफील्ड के घर की पुरानी मुलाजमा पिगोटे की बेटी है। अब चूंकि पिगोटे, मिस्टर पिगोटे, मिसेस पिगोटे ये गरीब हैं, जाहिर उनकी बेटी इमिली भी गरीब है, लेकिन इसके ख्वाब बड़े थे। स्टिरफोर्थ अमीर घर का था, लिहाजा वो इसके साथ भाग निकलती है। इमिली और स्टिरफोर्थ का भाग जाना एक प्लॉट है इस नॉवेल के अंदर, एक कहानी के अंदर, एक छोटी कहानी है। ये कहानी हमें कुछ सबक देगी, सिखाएगी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इमिली के हवाले से हमें एजेंट्स का कैरेक्टर पता चलेगा। दूसरी चीज हमें क्या नजर आती है कि एक शख्स जिसका नाम मिस्टर स्पिनलो कहा गया है, स्पिनलो और उसकी बेटी डोरा, ये दो किरदार हमारे सामने आए हैं। स्पिनलो बॉस है किसका, डेविड कॉपरफील्ड का, जबकि डेविड लंदन में मुलाजमत सीख रहा है। डोरा को पहली ही नजर में इसने पसंद किया, उसके साथ शादी कर ली। इधर डेविड कॉपरफील्ड ने डोरा के साथ शादी की, जाहिरी हुस्न को देखते हुए उजलत की शादी। दूसरी तरफ इमिली ने भी जाहिरी दौलत को देखते हुए स्टिरफोर्ड के साथ शादी कर ली। ये दोनों शादियां नाकाम होती हैं। डोरा 2-2.5 साल बाद मर जाती है। स्टिरफोर्ड ने इमिली को छोड़ दिया, धोखा दिया, उसके साथ शादी न की। चंद माह बाद उसको छोड़ दिया, वापस भेज दिया, और वो बेचारी शर्मिंदा से वापस आ जाती है। इसमें हमें बताया गया कि उजलत, जल्दी, दौलत की लालच में शादी, जाहिरी हुस्न की लालच में शादी, ऐसी चीजें नाकाम होती हैं। अब सवाल यह है कि जनाब, डेविड कॉपरफील्ड जो कि इस नॉवेल का हीरो है, भाई वो ये गलती कैसे कर सकता है? हीरो तो हीरो होता है, बेशक वो हीरो है, लेकिन वो छोटी उम्र का है। अभी अभी उसको सीखना है, दुनियादारी उसको सीखनी है, क्योंकि बचपन में तो उसको सिखाने और समझाने वाला था कोई नहीं। माँ भी फौत हो गई, बाप भी फौत हो गया, सौतेले बाप ने उसको वैसे घर से निकाल दिया। अभी 10 साल का था कि फैक्ट्री में मुलाजमत करने लगा, तो माँ बाप का साया सर पे नहीं था। ऐसे बच्चे मुआशरे में ठोकरें खा के ही सबक सीखते हैं, अपनी जिंदगी के सबक सीखते हैं। तो इसकी पहली शादी इसको सबक सिखाने के लिए थी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। मिस बेट्से अनएक्सपेक्टेड, अब वापस मिस बेट्से की तरफ आते हैं, और इसके साथ ही एक नया कैरेक्टर यूरा हीप हमारे सामने आता है। इसी दौरान में मिस बेट्से आकर डेविड को बताती है कि उसका जो मैनेजर हुआ करता था, इसके मैनेजर का नाम अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मिस्टर विकफील्ड। हाँ जी, उसने बताया कि उसके कारोबार का जो मैनेजर था मिस्टर विकफील्ड, उसने अपने साथ एक बंदे को लगाया था, और उस बंदे की वजह से कारोबार में हो गया है नुकसान। और उस बंदे का नाम यूरा हीप बताया गया है, वो जो कि बड़ा करप्ट बंदा था। अच्छा जी, यूरा हीप्स पार्टनरशिप विद विकफील्ड। अब मामला क्या था कि यूरा हीप बाजाहिर, मैं इसको कैरेक्टर को थोड़ा सा आपके लिए पेश करूं ताकि पता चले कि ये बंदा था क्या। ये बाजाहिर बड़ा आजिज, बड़ी मीठी जुबान बोलने वाला बंदा था, लेकिन मीठी छुरी था, अंदर ही अंदर जड़ें काटा करता था। इसने मिस्टर विकफील्ड के साथ मिलकर कारोबार में शिराकत की, हालांकि विकफील्ड के अपने पैसे नहीं थे, पैसे तो मिस बेट्सी के थे। और इसने धोखाधड़ी से, झूठ फरेब से उन लोगों के पैसे हथिया लिए, कुछ उधार ले लिया, कुछ धोखाधड़ी की, यहाँ तक कि उनका बिजनेस कोलैप्स हो गया, तबाह हो गया। आंट बेट्सी ने जब डेविड कॉपरफील्ड को बताया, तो उसने अपनी चची की खातिर मुलाजमत शुरू की कि ठीक है, आपके घर के हालात मैं संभालता हूँ। टू ऐड टू हिज इनकम, डेविड बिगिन वर्किंग फॉर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एज अ सेक्रेटरी। अब इसने एक शख्स डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के साथ मिलकर सेक्रेटरी के तौर पर काम शुरू किया। यहाँ से भी एक चीज हमें पता चलती है कि इस नॉवेल का लिखने वाला
खुद भी अपनी जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहता था। बज़ाहिर डेविड कॉपरफील्ड एक डॉक्टर के साथ हेल्पर के तौर पर काम करता है, लेकिन चार्ल्स डिकिंस की अपनी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। ओके, एंड स्टार्ट्स रिपोर्टिंग ऑन पार्लियामेंट्री डिबेट्स। इसने पार्लियामेंट से मुतालिक रिपोर्टिंग शुरू की, अखबार वालों को पार्लियामेंट की न्यूज दिया करता था फॉर न्यूज़पेपर। लेटर ही आल्सो राइट्स फिक्शन। इसके बाद इसने फिक्शन अफसाने लिखना शुरू किए। तो जनाब ये है वो सेंटेंस कि डॉक्टर के साथ एज ए सेक्रेटरी काम करना, उसके बाद पार्लियामेंट के लिए रिपोर्टिंग करना और उसके बाद नॉवेल भी लिखना। ये चंद चीजें हैं जो कि डेविड कॉपरफील्ड की जिंदगी से मुतल्लिक है, हकीकत में चार्ल्स डिकिंस की अपनी जिंदगी से मुतल्लिक है। तो ये है वो सेंटेंस जो कि बताता है कि ये नॉवेल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, इसमें राइटर की अपनी जिंदगी के हालात नजर आते हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं। यूरा ही हायर्स मिस्टर मिकॉबिर एज अ क्लर्क। उसने क्या किया था कि मिस्टर मिकॉबिर को अपना क्लर्क बना लिया था। इवेंचुअली डेविड मैरिज डोरा। उधर डेविड ने डोरा से शादी की। आफ्टर शी सफर्स अ मिसकैरेज, हमने पहले बच्चे की बात की थी। शी नेवर रिगेन्स हर स्ट्रेंथ एंड शी डाइज। मिसकैरेज की मेरा पर यूरा हीप कह रहा हूँ, डोरा की वफात होती है। अब तफसील इसकी क्या थी, जो कि ये चूंकि समरी है इसमें तफसील नहीं हुआ करती। डोरा ने शादी तो कर ली, लेकिन वो अपना बचपन ना छोड़ सकी। अपने पेट डॉग के साथ खेलना उसका मशगला था। किचन की तरफ उसे जाना नहीं, खाना पीना, खाने का कुछ काम उसको खाना पकाना नहीं आता था। किचन की उसको परवाह न थी। सारा सारा दिन अपने पेट डॉग से खेलना, बच्चों की तरह से शरारतें करना, इधर उधर दौड़ना भागना, ये इसके मामलात थे। यहाँ तक कि जब वो प्रेग्नेंट थी, वो अपनी प्रेगनेंसी को भी संभाल ना सकी। वो अपनी बचपन की हरकतों में लगी रही, यहाँ तक कि मिस कैरेज हो गया। और इस मिस कैरेज की बिना पर उसकी अपनी सेहत पर जो असर हुआ, जो कॉम्प्लिकेशंस हुई, वो उन कॉम्प्लिकेशंस से रिकवर ना हो पाई, यहां तक कि मर गई। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम इमिली रिटर्न्स टू लंदन आफ्टर बीइंग अबंडन्ड इन नेपल्स बाय स्टिरफोर्ड। उधर इमिली को उसके लवर स्टिरफोर्ड ने छोड़ दिया। वो दोनों नेपल्स भाग गए थे। नेपल्स जो कि इटली का एक शहर है। कुछ अर्सा वहां इकट्ठे रहे, लेकिन स्टिरफोर्ड ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसने अपना वक्त गुजारा, इसको वापस भेज दिया। अब ये नाकाम होकर वापस आती है। ये दोनों चीजें नॉवेल में बताती है कि दुनियादारी, दौलत की लालच, हुस्न की लालच, ये दोनों चीजें नाकामी की तरफ ले जाती है इंसान को। मोहब्बत, शादी में मोहब्बत होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, तो शादी कामयाब होती है। ओके जी। वन डे मिस्टर मिकॉबिर कॉन्फ्रंट्स यूराहीब। एक दिन मिस्टर मिकॉबिर का सामना हो जाता है यूराहीब से विद डिटेल्ड एविडेंस दैट ही हैज बीन चीटिंग विकफील्ड। और ये मिस्टर मिकॉबिर उसको बताता है कि ये जो विकफील्ड है, ये तो यूराहीब, ये तो विकफील्ड को धोखा देता रहा है। मेरे पास उसके सबूत हैं। एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस बेट्सेस लॉस। और उसने ये साबित किया कि मिस बेट्से को जो भी कारोबारी नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार यूराहीब। और यहाँ एक चीज मैं और भी बताता चलूं कि यूराहीब मिस्टर विकफील्ड की बेटी एजेंस को भी हथियाना चाहता था। वो उसके साथ भी शादी करना चाहता था, और इसने बड़े हरबे इस्तेमाल किए एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि थी वो भी बड़ी खूबसूरत। लेकिन वो डेविड कॉपरफील्ड से मोहब्बत रखती थी और अपनी मोहब्बत में बड़ी पुख्ता थी, पक्की थी। लिहाजा ये यूराहीब उसको वरगला ना सका, लेकिन कोशिश इसने बड़ी की थी। अच्छा जी, तो इस तरह से इसका भी राज खुल जाता है। अब मिस्टर मिकॉबिर, इसका जिक्र हमने कहाँ पढ़ा था? चूंकि इस नॉवेल में कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, हम शुरू में चलते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मिकॉबिर वो दो काइंड हार्टेड लोग थे जिनके साथ डेविड कॉपरफील्ड 10 साल की उम्र का बच्चा रह रहा था जब इसको लंदन भेज दिया गया था एक मिल में मुलाजमत के लिए। ये वो ही मिस्टर मिकॉबिर है। कई साल के बाद इनका सामना होता है। तो उसने बताया कि जनाब, ये जो मिस्टर यूराहीब है, इसने मुझे अपने क्लर्क के तौर पर मुलाजमत दी थी, और मैं जानता हूँ कि बंदा करप्शन करता रहा है।
और मिस्टर बेट्से के जो भी नुकसानात हुए हैं कारोबार में उसका जिम्मेदारी ये है। अब क्या हुआ, हीप इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न मनी, उस पर बाकायदा मुकदमा होता है। या तो सिर्फ लिखा गया ना कि ही इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न मनी, से कहा जाता है पैसे वापस करो, नहीं, पूरा मुकदमा चलता है, जुर्म साबित होता है, उसको पैसे वापस करने पड़ते हैं। इन दिस वे विकफील्ड्स एंड मिस बेट्से फॉर्च्यून इज रेस्टोर्ड, इन दोनों का कारोबार फिर से बहाल हो जाता है, ये फिर से अमीर हो जाते हैं। इमिली इज सेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, इमिली को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है कि जाओ वहां जाके तालीम हासिल करो। इन द मीन टाइम डेविड बिकम्स अ फेमस ऑथर, अब डेविड बड़ा मशहूर हो जाता है। इट विंस हिम फेम एंड वेल्थ, अब उसके पास दौलत भी है, उसके पास शोहरत भी है, क्योंकि अब वो एक नॉवलिस्ट बन चुका है, पहले वो सिर्फ एक रिपोर्टर था। ही स्पेंड्स द नेक्स्ट 3 years इन कॉन्टिनेंटल यूरोप टू फॉरगेट डोरा, यूरोप में घूमता फिरता रहता है अपनी मोहब्बत